हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और हम किस तरीके से उन्हें यूज़ करते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उनके एग्जांपल्स हमें बताने हैं। तो ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो हमें नेचर में मिलते हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये जो सब्सटेंसेस हमें नेचर से मिलते हैं, तो यहाँ पे नेचर से मिलने के कारण हम इन्हें क्या कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और वो कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। We get many substances from nature. They satisfy a variety of our daily needs: soil, stones, minerals, air, water, plants, and animals on the earth are all various kinds of natural resources। कि रोज़ के लाइफ में जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी होती है, जैसे कि सॉइल है, अभी सॉइल किस लिए काम आती है हमें, तो जैसे कि अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए सॉइल लगती है। और बाकी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें सॉइल से मिलती है। उसके बाद स्टोन से, मिनरल से, एयर और वाटर तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। और ये कहाँ से हमें मिलते हैं, तो नेचर से मिलते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। और ऐसे कई सारे वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। व्हाट इज़ मीन बाय लिथोस्फीयर। तो जैसे कि हमने 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में ये सब देखा हुआ है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। कि लिथोस्फीयर होता है जो ज़मीन का हिस्सा होता है अर्थ के ऊपर, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है कि वाटर बॉडी जो होती है वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो लिथोस्फीयर में क्या आएगा, ज़मीन का जो हिस्सा होता है वो होता है लिथोस्फीयर। नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट, कि जो अर्थ का क्रस्ट जो होता है उसमें कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। द अर्थ लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लैंड एंड द हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट, कि जो लिथोस्फीयर का पार्ट होता है मीन्स ज़मीन का हिस्सा होता है, तो उसमें वो किससे बना होता है लिथोस्फीयर, हार्ड जो क्रस्ट होता है उससे, या फिर जो लैंड है उसमें सॉइल आएगा, स्टोन आएगा, या फिर बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स आते हैं, इनसे बना हुआ होता है। द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजेनियस बट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि सेम, हर जगह पे सेम ही ज़मीन हमें दिखाई देती है क्या, नहीं, वो अलग अलग होती है। कहीं पे मिट्टी होती है, कहीं पे स्टोन होते हैं, अलग अलग तरीके की जो रॉक्स होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स, उनसे बना हुआ होता है। रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड मिनरल्स, ओर्स, मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल्स, रॉक्स, वाटर, एलिमेंट एक्सेट्रा। अगर अर्थ का क्रस्ट जो है वो अगर हम कहेंगे या फिर देखेंगे तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कई सारे मिनरल्स होते हैं, ओर्स होते हैं, मिनरल्स ऑयल्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, रॉक्स, इवन वाटर, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि मिनरल्स एंड ओर्स क्या होता है जो हमें ज़मीन से मिलता है। मिनरल वेल्थ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस इसका माना जाता है मिनरल वेल्थ का। मिनरल्स आर फॉर्म बाय वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। मिनरल्स ऐसे ही नहीं बनते हैं, उनके लिए कई सारा टाइम लगता है और कई सारे प्रोसेसेस होते हैं एनवायरनमेंट में, जिसके बाद हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स, कि जो हमारे रॉक होते हैं ज़मीन के ऊपर वो किससे बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनसे बने होते हैं। दीज मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग, और ये मिनरल्स हमें कैसे मिलेंगे, ज़मीन के अंदर अगर होते हैं तो माइनिंग की जाती है, ज़मीन की खुदाई की जाती है और उसके बाद जो है हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे माइनिंग का आपको पिक्चर दिया है कि इस तरीके के मिनरल्स अगर हमें चाहिए तो इस तरीके से क्या किया जाता है, ज़मीन को खोदा जाता है और उसके बाद उसे निकाला जाता है। ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनियम एंड बिस्मिथ ऑकर्स इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में।
अ मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, कई सारे जो मेटल्स होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में हमें हमेशा मिलते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल आर कॉल्ड ओर्स, कि ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का प्रोपोर्शन काफ़ी हाई होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ओर, तो जो हमें मेटल्स चाहिए होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, और से उसे सेपरेट किया जाता है, फिर वो हमें मिलते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर, लस्टर, हार्डनेस, शेप, क्लीवेज और फ्रैक्चर एंड अ स्ट्रीक, कि जो मिनरल्स हैं उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कि उनका कलर अलग होता है, लस्टर मीन्स चमकने वाला ना चमकने वाला होता है, वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, उनका शेप कैसा है, उनमें कुछ क्रैक्स वगैरह होते हैं क्या, स्ट्रिक है क्या, फ्रैक्चर है क्या, इनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं वो डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, या फिर उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या किए जाते हैं, देखे जाते हैं। यहाँ पे हम रीड करेंगे, मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, कि जो ओर से हम लोग मेटल ऑब्टेन करते हैं, मेटल हमें जो मिलते हैं वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस या फिर प्यूरिफाई किया जाता है। एज इट इज़ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वैसे हमें एनवायरनमेंट में डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, तो वो जब ओर्स मीन्स क्या मिक्स होते हैं या फिर इम्प्योरिटी के साथ वो आते हैं तो उन्हें प्योर किया जाता है, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड एंड सॉइल इन एंड ओर आर कॉल्ड गैंग, तो ये क्या होता है कि जब हम लोग ज़मीन के अंदर खुदाई करेंगे उसके बाद जो हमें मिनरल्स मिलेंगे वो तो प्योर नहीं होंगे, उनके साथ सैंड होती है, सॉइल होती है, कई सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें होती है, मिक्स होती है, फिर उन ओर से क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो, उससे क्या किया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है, एंड देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर, वाई आर ऑल मिनरल्स नॉट ओर्स, कि सारे के सारे मिनरल्स ओर्स क्यों नहीं होते हैं, कि जैसे अगर हमने पहले देखा कि जैसे कि मेटल है यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, ऐसे कई सारे मिनरल्स होंगे या फिर मेटल्स होंगे कि जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ हम ओर्स से जो होते हैं वो प्यूरिफाइड करके उसको यूज़ करते हैं। तो सारे के सारे मिनरल्स जो है हमें ओर से ही मिलते हैं, ऐसे हम नहीं कहेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय मेटल मिनरल एंड नॉन मेटल मिनरल, कौन से मेटल मिनरल होते हैं, कौन से नॉन मेटल मिनरल होते हैं, तो ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ आर मिनरल फॉर्म, कि ये जो मिनरल हमें मिलते हैं, खनिज हम जिसे कहेंगे, कि ये जो मिलते हैं चाहे वो मेटल्स हो या फिर अदर फॉर्म में जो होते हैं, तो किस तरीके से हमें मिलते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट एंड द लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ वोल्केनो, तो मिनरल्स हमसे हमें कहाँ से मिलेगा, कि अर्थ के क्रस्ट में मैग्मा होता है, वो आपने 6th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में ये देखा होगा, तो अर्थ क्रस्ट में जहाँ पे मैग्मा होता है या फिर कोई जो वल्केनो होता है उसका इरप्शन जब होता है तो वो लावा बाहर निकल के आता है, तो वो लावा उस टाइम क्या होता है, गर्म होता है। व्हेन दे कूल एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्रिस्टल, तो जब वो ठंडा हो जाएगा उनके साथ में जो मिनरल्स आते हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं, और वहाँ पे वो क्रिस्टल फॉर्म में फिर हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देगा कि जैसे कि मैग्नेटाइट है, उसके बाद जो माइका होता है, इस तरीके के कुछ आपको दिए हैं मिनरल्स, कि जो लावा के साथ अगर ज़मीन के अर्थ के क्रस्ट से निकल के बाहर जब आता है वल्केनो, अगर इरप्शन होता है वल्केनो का, तो लावा के साथ अगर वो बाहर आते हैं तो कुछ देर के बाद जब वो ठंडे होते हैं तो क्रिस्टल में फॉर्म हो जाते हैं। Mineral are formed when solid crystals remain behind after the process of evaporation, कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो हमें इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण भी मिलते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैलाइट है, जिप्सम है, वो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल। उसके बाद मिनरल्स गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर ड्यू टू लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे कि डायमंड है, क्या डायमंड हमें किसी भी ज़मीन की खुदाई हम जब करते हैं माइनिंग में डायरेक्टली डायमंड हमें मिलता है क्या, नहीं, उस पर काफ़ी सारे प्रोसेस करने के बाद, उसका टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ये सारे चेंजेस करने के बाद वो हमें डायमंड जो है चमकता हुआ अच्छा सा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से बाकी के भी जो होते हैं मिनरल्स वो हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के कुछ चेंजेस उनके ऊपर करने के बाद। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कॉन्चेस, शेल्स एक्सेट्रा
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, कि कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि कॉन्चेस, अपने जो शंख वगैरह होते हैं, शेल्स होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स को फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, और बाद में जब वो उनकी बॉडी से अलग हो जाता है तो फिर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्चेस शेल्स को लोग ज्वेलरी बनाते हैं या फिर कुछ जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं उनको बनाते हैं इनसे। तो इस तरीके से मिनरल जो है डिफरेंट टाइप के मेथड से हम क्या करते हैं, हमें मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, कि जैसे हमने देखा मिनरल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो उनके हिसाब से कुछ यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, नॉन मेटल मिनरल्स है, उसके बाद मेटल मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। अब नॉन मेटल मिनरल्स में क्या दिया है देखिए आपको, जैसे कि माइका है, सल्फर, जिप्सम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड एंड फेल्सपर, तो ये नॉन मेटल में आते हैं। और जो मेटल मिनरल्स है, जो मेटल्स धातु हम लोग यूज़ करते हैं तो वो मेटल मिनरल्स में आएगा, जैसे कि आयरन गोल्ड है, सिल्वर, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीज, प्लैटिनम, टंगस्टन, ये क्या होते हैं, ये धातु होते हैं, तो ये मेटल मिनरल्स में आएंगे। और जो अधातु हम कहेंगे, जो धातु नहीं है, तो वो नॉन मेटल मिनरल्स में आते हैं। एनर्जी मिनरल्स मीन्स क्या, कि जिन मिनरल्स से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल होगा कोल, होगा मिनरल गैस, इनसे क्या मिलती है हमें एनर्जी, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कोल को जला के हो। मिनरल जो ऑयल होते हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, उनसे हमें एनर्जी मिलती है जो भी हम व्हीकल्स में यूज़ करेंगे, या फिर नेचुरल गैस होता है, तो ये एनर्जी मिनरल्स में आते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स, जैसे कि रत्न, आपने हीरे जवाहरात रत्न वगैरह सुना होगा। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड, रूबी, सैफायर, एमराल्ड, जेड, जिरकॉन आर यूज्ड एज जेम्स। जेम्स आर इन अ ग्रेट डिमांड, कि हीरे जवाहरात किसे पसंद नहीं होते, हर किसी को, क्योंकि वो दिखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका कलर हो या फिर जिस तरीके से वो चमकते हैं, तो इसके लिए उनका डिमांड ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा इसे पसंद करते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये कहाँ से मिलते हैं हमें, ये भी हमें ज़मीन से ही मिलते हैं। फिर उनके ऊपर, जैसे हमने पहले देखा कि प्रोसेस करने के बाद वो हमें अच्छे दिखाई देते हैं या फिर उनके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि डायमंड का हमने एग्जाम्पल देखा। उसके बाद डू यू नो में देखेंगे, डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इट इज़ यूज इन फूड एंड इन सम मेडिसन्स। रॉक सॉल्ट आपने सुना होगा, जो सेंधव नमक होता है, हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो अच्छा माना जाता है, तो वो भी एक तरीके का क्या होता है, रॉक, पत्थर से निकाला हुआ कह सकते हैं हम। तो इसे हम खाने में यूज़ करते हैं एज अ सॉल्ट, जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद मेडिसिन में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इन नेशनल इंस्टीट्यूशंस, द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद वॉज फाउंडेड इन 1926 टू इम्पार्ट एजुकेशन इन माइनिंग, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये फॉर्म किया गया किसके लिए, जो भी एजुकेशन, माइनिंग का जो एजुकेशन होता है वो देने के लिए। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें ये सारी चीज़ों का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स, जिसमें फर्स्ट हमें दिया है आयरन ओर, जो लोहा होता है। आयरन ऑकरिंग इन अ इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड एन आयरन ओर। तो आयरन जो लोहा हम डायरेक्टली घर में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, तो एज इट इज़ ऐसे ही हमें एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है। जैसे हमने देखा कि और जो होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है, मेटल मिनरल्स होते हैं, फिर उन्हें क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन उनका किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आयरन ओर होता है और फिर उससे क्या किया जाता है, प्योर करके आयरन को निकाला जाता है। आयरन ओर इज़ यूज टू मेक अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम पिन्स टू हेवी मशीनरी। तो ये जो आयरन ओर है या फिर आयरन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप घर में बाहर कहीं पर भी देखोगे तो बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं आयरन का यूज़ होता है, लोहे का यूज़ होता है। जैसे कि छोटी सी हमारी पिन्स होते हैं, तो उनसे लेकर हम हेवी मशीनरी अगर कहेंगे, फैक्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फार्मिंग जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, प्लग वगैरह या फिर अदर जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो भी आयरन के बने होते हैं। रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स अगर आपने देखेंगे तो वो भी आयरन से बना होता है। द 4 मेन ओर्स ऑफ आयरन आर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सैडेराइट। तो ये उसके मेन ओर्स होते हैं जिनसे ये आयरन बनता है।
तो इसके एग्जांपल्स या फिर यूजेस आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स कार्बोनेट, सिलिकेट एंड ऑक्साइड, इसके फॉर्म में हमें वो मिलता है। कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड फॉर गिविंग अ पिंक टिंज टू ग्लास। तो इसका यूज़ जो होता है वो कहाँ पे किया जाएगा, कंपाउंड ऑफ मैग्नीज जो होता है उसका मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए होता है, और ग्लास को अगर पिंक टिंज देना है, कलर देना होगा तो उसमें यूज़ किया जाता है। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल जो अप्लाइंसेस होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इट कंटेन्स 55% एल्यूमिनियम। तो इसमें 55% जो है एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये तो हमें पता है, इसके लिए बहुत सारी जो तार आती है वो भी एल्यूमिनियम से ही बनाई जाती है। इट्स डेंसिटी इज लो, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड मेनली इन एरोप्लेन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इलेक्ट्रिक वायर्स भी बनती है व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हो या फिर एरोप्लेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है इसके लिए। नेक्स्ट देखेंगे कॉपर। कॉपर इज फाउंड इन द इम्प्योर स्टेट इन द विसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स। कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कई सारे जो वायर्स आती है उनमें जो तार होती है, जैसे हमने देखा कि एल्यूमिनियम की भी होती है, उसी तरीके से ज़्यादा अब अगर हम देखेंगे तो कॉपर तांबे से बनी होती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर लेके जाना है, बहा के लेके जाना है, तो ये गुड कंडक्टर होता है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। देयरफॉर इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक wires as well as in radio, telephones, vehicles and for making किचन यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। कि अगर हम किचन यूटेंसिल्स अगर आप देखोगे तो घर में कॉपर के बर्तन होते हैं, देखिए घड़े होते हैं कॉपर के, या फिर फिल्टर होते हैं, मटके होते हैं कॉपर के, कि जिसमें रखा हुआ पानी अगर हम पियेंगे तो वो अच्छा होता है, इसे कहा जाता है। तो इसके लिए घर के यूटेंसिल्स अगर हम देखेंगे, या फिर जो अप्लाइंसेस होते हैं हमारे टेलीफोन्स, व्हीकल्स वगैरह, तो उनमें जो वायर्स होती है उनके अंदर जो हम देखेंगे कि वो तांबे का तार होता है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। माइका। माइका इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ इट्स लेयर। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है कि उसकी थिकनेस कितनी होती है। माइका हैज़ मेनी यूजेस सच एज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, डाइज, इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्यूल क्या होता है, ईंधन क्या होता है। व्हाट इज़ मीन बाय फ्यूल्स। विच नेचुरल रिसोर्सेज डू वी यूज़ एज अ फ्यूल। जैसे कि हमने पहले देखा कि एज अ फ्यूल हम किसको यूज़ करते हैं, मिनरल जो ऑयल होते हैं, नेचुरल गैसेस होते हैं, कोल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि डीजल, पेट्रोल होता है, उसे हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। अगर नेचुरल गैस है तो उसे हम जो हमारे घर में सिलेंडर्स होते हैं, गैस सिलेंडर्स, उसमें यूज़ करते हैं। वेरियस सब्सटेंसेज आर यूज इन डे टू डे लाइफ फॉर जनरेटिंग एनर्जी, दिस सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल। एनर्जी जनरेट करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें फ्यूल्स कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखे, चाहे वो व्हीकल्स में हो या फिर हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं, वहाँ पे हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन फ्यूल के हेल्प से। फ्यूल्स आर फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। ये सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैसेस में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल। कोयला जो होता है कोल, उसके बारे में देखेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडरग्राउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन नेचुरल इवेंट्स। कि काफ़ी सालों पहले अगर हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट थे वो ब्यूरिड मीन्स दफन हो गए थे, किसके नीचे, ज़मीन के नीचे दफन हुए थे। कुछ सर्टन नेचुरल इवेंट्स हुए होंगे, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि अर्थक्वेक आया होगा, या फिर फॉरेस्ट फायर हुआ होगा, या फिर सुनामी आया होगा। ऐसे कोई भी जो नेचुरल इवेंट्स हुए होंगे उनके कारण जब फॉरेस्ट जो थे ज़मीन के नीचे दब गए थे, लेयर्स ऑफ सॉइल केप्ट गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर देम। कि हमें पता है कि सॉइल जो है वहाँ पे क्या होगा, फिर डिपॉजिट होती गई, उसके ऊपर लेयर्स बनते गए। द वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम अबोव एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर स्लोली ट्रांसपोर्ट द ब्यूरिड प्लांट्स इनटू फ्यूल। कि ऊपर से जो ज़मीन का लेयर एक के ऊपर एक बनेगा, तो उसका प्रेशर लगेगा। उसके बाद अर्थ का जो इंटीरियर होता है वो वहाँ पे हमें पता है कि काफ़ी हीट होती है, तो उनके कारण जो भी प्रेशर, जो भी हीट होती है, उसके कारण क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनसे फिर फ्यूल क्या होता है, बनता है। कोल वॉज दस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोज प्लांट्स। तो फिर जो प्लांट्स बनेंगे वो हीट के कारण, प्रेशर के कारण फिर ट्रांसफ़र होते हैं, किस में ट्रांसफ़र होते हैं,
कोल में। दैट इज़ वाई कोल इज सेड टू बी अ फोसाइल फ्यूल। तो इसे फोसाइल फ्यूल के कहा जाता है क्योंकि फोसाइल मीन्स क्या कि जो ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं प्रेशर के कारण जो बनते हैं उन्हें हम कहेंगे। तो कोल भी इसी तरीके से बनता है इसे, इसलिए उसे फोसाइल फ्यूल भी कहा जाता है। कोल इज़ फाउंड इन माइंस। तो कोल कहाँ पे मिलता है? माइंस में मिलता है, जो ज़मीन की खुदाई जहाँ पे की जाती है। पीट, लिग्नाइट जो ब्राउन कोल होता है, उसके बाद बाइटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोल। तो ये कुछ नाम दिए गए हमें टाइप्स ऑफ कोल के। उसके बाद दिया है एंथ्रासाइट इज़ द कोल ऑफ द हाइएस्ट ग्रेड। कोल इज़ इन अ वे अ स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। कोल को किस तरीके से माना जाता है कि उसमें कार्बन होता है, तो उसे एक तरीके से स्टोर हाउस माना जाता है कार्बन का। इट इज़ बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। इसे जला के हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट एनर्जी को। कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल। इसे एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन अ थर्मल पावर प्लांट्स एज वेल एज टू रन बॉयलर्स एंड रेलवे इंजिन्स की। जैसे हमने पहले देखा था, अभी तो नहीं लेकिन रेलवे इंजिन्स पहले किसके ऊपर चली थी? कोल के ऊपर। कोल जो होता था उसे गर्म करके जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उसके कारण इंजिन्स चलाए जाते थे। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन किल्स ऑन ए लार्ज स्केल। जो ईंट की भट्टियाँ होती है वहाँ पर भी ब्रिक्स जलाने के लिए, उन्हें बेक करने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। द गैसियस फ्यूल्स प्रोड्यूसर्स गैस एंड वाटर गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कि जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वाटर गैस वगैरह, तो इसमें भी क्या किया जाता है? कोल को यूज़ किया जाता है। कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब उसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था कोल को। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको पिक्चर दिया है, इसमें से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कोल होता है। जैसे कि अगर ये मानो ये फॉरेस्ट है, किसी भी नेचुरल इवेंट के कारण ये जो फॉरेस्ट है पूरी तरीके से ज़मीन के नीचे क्या हो जाएगा? दब जाएगा। और इसके ऊपर क्या होगा? जो सॉइल के लेयर्स है वो बनते जाएंगे और फिर इसके ऊपर से क्या होता है? प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है लेयर का। और जैसे कि हमें पता है ज़मीन के अंदर क्या होती है? हीट होती है। तो हीट और प्रेशर यहाँ पे दिया है, हीट और प्रेशर, और टाइम के साथ कई सालों बाद फिर क्या होगा कि ये जो प्लांट्स इसमें दबे हुए हैं वो प्रेशर और हीट के कारण ट्रांसफॉर्म होते हैं किसके अंदर? कोल के अंदर। और ये फिर इसके कारण क्या होता है कि ज़मीन के काफ़ी नीचे होता है। इसके लिए हमें जब हम माइनिंग करते हैं तो उस समय ये कोल क्या होता है? हमें मिलता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कोल का पिक्चर भी आपको डायग्राम जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेसन काफ़ी लेंदी है, तो बाकी का जो भी पार्ट है वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, बचा हुआ लेसन। तो जो सेकेंड पार्ट बनेगा ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।